हेलो दोस्तों, मैं नितेश एग्जाम डूज यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। और आज की इस वीडियो में मैं आपको जनरल साइंस पढ़ाऊंगा। इसमें मैं बायोलॉजी का टॉपिक है ज्ञानेंद्रियां, ये आपको पढ़ाऊंगा। तो दोस्तों चलते ही सीधे, जैसा कि आपको स्क्रीन पर देख रहा होगा कि ज्ञानेंद्रियां आज का टॉपिक है और इसी के बारे में मैं आज आपको बताऊँगा। तो चलिए चलते हैं सीधे। ज्ञानेंद्रियाँ, देखिए ज्ञानेंद्रियाँ क्या होती हैं। जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, आज का टॉपिक है ज्ञानेंद्रियाँ क्या होती हैं। तो बाहरी वातावरण यानी बाहरी वातावरण के ज्ञान का अनुभव कराने वाले अंग, यानी जो अंग बाहरी वातावरण का अनुभव कराते हैं, बाहरी वातावरण का ज्ञान कराते हैं, ज्ञानेंद्रियाँ कहलाते हैं। ज्ञानेंद्रियाँ होती हैं 5 प्रकार की होती हैं। ज्ञानेंद्रियाँ 5 प्रकार की होती हैं। ये हैं आपकी ज्ञानेंद्रियाँ 5 प्रकार की होती हैं। आँख, कान, नाक, आँख, कान, नाक, जीभ और एक है त्वचा। ये तो हो गई आपकी ज्ञानेंद्रियाँ। 5 ज्ञानेंद्रियाँ होती हैं। अंगों के अध्ययन का विज्ञान ऑर्गेनोलॉजी कहलाता है। अंगों के अध्ययन का विज्ञान, आँख, कान, नाक, जीभ, त्वचा ये अंग हैं, ये ज्ञानेंद्रियाँ कहलाती हैं। अब अंगों के अध्ययन का विज्ञान, अंग है, अंगों के अध्ययन को क्या कहते हैं? अंगों के अध्ययन, अंगों के अध्ययन को कहते हैं ऑर्गेनोलॉजी। ऑर्गेनोलॉजी कहते हैं अंगों के अध्ययन को, ऑर्गेनोलॉजी कहते हैं। अंगों के अध्ययन को कहते हैं ऑर्गेनोलॉजी। तो चलिए चलते हैं आँख की तरफ। आँख, सबसे पहली ज्ञानेंद्रिय ले लेते हैं आँख। आँख तो विज्ञान की आँखों के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो आँखों के अध्ययन को कहते हैं, आँखों के अध्ययन का विज्ञान क्या कहलाता है? तो आँखों के अध्ययन का विज्ञान कहलाता है ऑफ्थेल्मोलॉजी। ऑफ्थेल्मोलॉजी कहलाता है, आँखों के अध्ययन का विज्ञान कहलाता है ऑफ्थेल्मोलॉजी। आँखों की आँख 2 होती हैं। प्रत्येक व्यक्ति में या जीव में आँख 2 होती हैं। दो आँखों वाले व्यक्ति की दृष्टि द्विबिंबीय होती है। 2 आँख वाले व्यक्ति की दृष्टि द्विबिंबीय होती है और वह 180 के कोण पर देख सकता है। यानी कि जिस व्यक्ति की दोनों आँख काम करती हैं उसकी दृष्टि द्विबिंबीय होती है, द्विबिंबीय दृष्टि होती है। 2 आँख वाले व्यक्ति की दृष्टि त्रिबिंबीय होती है, द्विबिंबीय नहीं। 1 आँख वाले व्यक्ति की द्विबिंबीय होती है, यानी 1 आँख वाले की द्विबिंबीय होती है। 1 आँख वाले की होती है द्विबिंबीय और 2 आँख वाले की व्यक्ति है त्रैविमीय। 1 आँख वाले व्यक्ति 150 डिग्री के कोण पर देख सकता है और 2 आँख वाला व्यक्ति 180 डिग्री पर देख सकता है। तो ये तो गई आपकी आँखों की दृष्टि द्विबिंबीय और त्रिबिंबीय। व्यक्ति की तीसरी आँख भी होती है जिसे पिनियल ग्रंथि होती है। इसी व्यक्ति की तीसरी आँख कहा जाता है, व्यक्ति की तीसरी आँख कहा जाता है पिनियल ग्रंथि को, पिनियल ग्रंथि। इसी व्यक्ति की तीसरी आँख कहा जाता है, पिनियल ग्रंथि को व्यक्ति की तीसरी आँख कहा जाता है। अब आगे चलते हैं। तो एक स्वस्थ नेत्र के देखने की क्षमता कितनी होती है? तो एक स्वस्थ नेत्र के देखने की क्षमता, एक नेत्र यानी जो स्वस्थ नेत्र होता है, स्वच्छ, उसके देखने की क्षमता होती है अनंत। उसके देखने की क्षमता अनंत होती है, स्वस्थ नेत्र के देखने की क्षमता अनंत होती है। एक स्वस्थ नेत्र का निकटतम बिंदु स्पष्ट बिंदु होता है, यानी निकटतम स्पष्ट बिंदु, निकटतम स्पष्ट बिंदु होता है तो वो 25 सेंटीमीटर होता है, निकटतम स्पष्ट बिंदु। जबकि अधिकतम दूर स्पष्ट बिंदु होता है, जबकि अधिकतम दूर स्पष्ट बिंदु होता है वो होता है आपका 20 फुट। 20 फुट होता है अधिकतम स्पष्ट दूर बिंदु। अब आगे चलते हैं। आपको क्लियर हो गया होगा कि एक नेत्र वाले व्यक्ति की दृष्टि द्विबिंबीय होती है और वो 150 डिग्री के कोण पर देखता है, और 2 आँख वाले के व्यक्ति की दृष्टि होती है त्रिबिंबीय, वो 180 के कोण पर देख सकता है। तो चलिए आगे चलते हैं।
अब आते हैं नेत्रदान करते समय नेत्र का कौन सा भाग दान किया जाता है? तो नेत्रदान करते समय तो नेत्रदान में व्यक्ति का कॉर्निया भाग दान किया जाता है। व्यक्ति का कॉर्निया भाग दान किया जाता है। कॉर्निया को स्वच्छ मंडल कहते हैं। कॉर्निया को कहते हैं स्वच्छ मंडल। नेत्र में प्रकाश कॉर्निया भाग से प्रवेश करता है। तो नेत्र में प्रकाश प्रवेश करता है वो कॉर्निया भाग से ही प्रवेश करता है। प्रकाश प्रवेश करता है वह कॉर्निया भाग से ही प्रवेश करता है। अब नेत्र की सबसे ऊपरी परत कौन सी होती है? तो बताइए नेत्र की सबसे ऊपरी परत कौन सी होती है? तो नेत्र की सबसे ऊपरी परत होती है दृढ़पटल। नेत्र की सबसे ऊपरी परत दृढ़पटल होती है। नेत्र की सबसे ऊपरी परत दृढ़पटल या नेत्र की सबसे ऊपरी परत होती है। सबसे ऊपरी परत नेत्र की दृढ़पटल होती है, जबकि सबसे आंतरिक परत होती है रेटिना। परत होती है रेटिना। रेटिना होती है सबसे आंतरिक परत होती है रेटिना। रेटिना को कहते हैं दृष्टिपटल। नेत्र में किसी बिंदु का स्पष्ट प्रतिबिंब रेटिना पर ही बनता है। जो हमारा नेत्र होता है उसमें किसी वस्तु का स्पष्ट प्रतिबिंब रेटिना पर ही बनता है। स्पष्ट प्रतिबिंब। चलिए आगे चलते हैं, आपको समझ आ रहा होगा। अब आगे है रेटिना में शंकु कोशिकाएं पाई जाती हैं जो रंगों का अनुभव कराती हैं। रेटिना है इसमें पाई जाती हैं शंकु कोशिकाएं जो रंगों का अनुभव कराती हैं। शंकु कोशिकाएं रंगों का अनुभव कराती हैं शंकु कोशिकाएं। शल्काएं नेत्र में शल्काएं पाई जाती हैं, दिन और रात दिखाने का कार्य करती हैं। नेत्र में शल्काएं भी पाई जाती हैं। शल्काएं होती हैं जो दिन व रात दिखाने का कार्य करती हैं। शल्काएं पक्षियों में शल्काएं नहीं होती हैं। शल्काएं होती हैं जो पक्षियों में नहीं होती हैं। शल्काएं पक्षियों में नहीं होती हैं, इसलिए पक्षियों को रात्रि में दिखाई नहीं देता है। परंतु उल्लू में शल्काएं पाई जाती हैं। उल्लू इसका बाद है, इसमें शल्काएं पाई जाती हैं, उसको रात्रि में दिखाई देता है। नेत्र में ग्रंथियां भी पाई जाती हैं। कौन कौन सी ग्रंथियां पाई जाती हैं तो ये आगे बताएंगे। चलिए चलते हैं, नेत्र में कौन कौन सी ग्रंथियां पाई जाती हैं। एक तो नेत्र में पाई जाती है आपकी लैक्रियल ग्रंथि, जिनसे आंसुओं का स्राव होता है। नेत्र में पाई जाती हैं लैक्रियल ग्रंथियां पाई जाती हैं। लैक्रियल ग्रंथियां होती हैं जिनसे आंसुओं का स्राव होता है। लैक्रियल ग्रंथियां पाई जाती हैं जिनसे आंसुओं का स्राव होता है। और आंसुओं में कौन सा एंजाइम पाया जाता है तो आंसुओं में पाया जाता है लाइसोजाइम एंजाइम। आंसुओं में लाइसोजाइम एंजाइम पाया जाता है जो कि नेत्र की सुरक्षा करता है। अब आते हैं नेत्र में गोलक पेशियां पाई जाती हैं। नेत्र में 6 गोलक पेशियां पाई जाती हैं। नेत्र में 6 गोलक पेशियां पाई जाती हैं जिनके इधर उधर हो जाने पर व्यक्ति में बेंगापन रोग हो जाता है। यानी गोलक पेशियों के इधर उधर हो जाने पर बेंगापन रोग हो जाता है। बेंगापन का मतलब होता है कि अगर व्यक्ति किधर दूसरी साइड में देखता है और ऐसा लगता है वो दूसरी साइड में देख रहा है, इसे बेंगापन कहते हैं। ये होता है बेंगापन। पशुओं की आंखों में रात्रि में चमकती हैं। आपने देखा होगा
पशुओं की आंखें, पशुएं हैं, बिल्ली है, कुत्ता है, इन सभी की आंखें रात्रि में चमकती हैं। तो इसका क्या कारण है कि इनकी आंखें रात्रि में चमकती हैं? तो इसका कारण है कि इनमें टेपिडम ल्यूसिडम बना पाया जाता है। पशुओं की बिल्ली, पशुओं की आंखें टेपिडम ल्यूसिडम बना पाया जाता है। यह है टेपिडम ल्यूसिडम, यह वर्णक है। यह पाया जाता है पशुओं की आंखों में, कुत्ता, बिल्ली, इनकी आंखों में पाया जाता है टेपिडम ल्यूसिडम वर्णक, जिसके कारण इनकी आंखें रात्रि में चमकती हैं। अब मानव की आंख में कौन कौन से रोग होते हैं? ये टेपिडम ल्यूसिडम वर्णक है, ये मानव की आंखों में नहीं पाया जाता है, क्योंकि मानव की आंखें रात्रि में नहीं चमकती हैं। अब मानव की आंख में रोग कौन कौन से रोग होते हैं? तो मानव की आंखों के रोग हैं, तो ये है एक ही मानव आंखों में रोग, एक ही मानव आंखों के रोग। तो ये कौन कौन सी हैं? एक ही पहला है वर्णांधता, 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 रतौंधी, ट्रैकोमा, वर्णांधता, रतौंधी, ट्रैकोमा, ग्लूकोमा, जीरोफ्थैल्मिया, 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 आई फ्लू, आई फ्लू, मोतियाबिंद, मोतियाबिंद, अविंदुकता, अविंदुकता, अब दूरदृष्टि, दूरदृष्टि, निकट दृष्टि, और एक है आपका जरा दृष्टि। ये है मानव की आंखों के रोग। मानव की आंखों में कौन कौन से रोग हैं? वर्णांधता, रतौंधी, ट्रैकोमा, ग्लूकोमा, जीरोफ्थैल्मिया, आई फ्लू, मोतियाबिंद, अविंदुकता, दूरदृष्टि, निकट दृष्टि और जरा दृष्टि दोष। ये ही मानव की आंखों के रोग। अब है रतौंधी और जीरोफ्थैल्मिया, रतौंधी और जीरोफ्थैल्मिया, रतौंधी और जीरोफ्थैल्मिया होता है। तो रतौंधी और जीरोफ्थैल्मिया किसकी कमी से होता है? ये होता है आपका विटामिन ए की कमी से। रतौंधी और जीरोफ्थैल्मिया, जीरोफ्थैल्मिया ये होते हैं आपके विटामिन ए की कमी से, विटामिन ए की कमी से होते हैं रतौंधी और जीरोफ्थैल्मिया। नेत्र लेंस का अपारदर्शी और दूधिया होना, नेत्र लेंस का अपारदर्शी या दूधिया होना, यह क्या कहलाता है? नेत्र लेंस का अपारदर्शी या दूधिया होना कहलाता है मोतियाबिंद। यह कहलाता है मोतियाबिंद, मोतियाबिंद कहलाता है। नेत्र लेंस का दूधिया और अपारदर्शी होना मोतियाबिंद रोग कहलाता है। इसके उपचार में, मोतियाबिंद के उपचार में करते हैं IOL लेंस का उपयोग करते हैं मोतियाबिंद के उपचार में। अब अविंदुकता और दृष्टि विषम्यता रोग, इसमें अविंदुकता और दृष्टि विषम्यता के बारे में जानते हैं। इसमें क्या होता है? अविंदुकता और दृष्टि विषम्यता, यानी कि इस रोग में क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर रेखाएं होती हैं, उनमें व्यक्ति अंतर नहीं कर पाता है। अविंदुकता और दृष्टि विषम्यता, अविंदुकता और दृष्टि विषम्यता, इसमें होता है व्यक्ति ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज रेखाओं में अंतर नहीं कर पाता है, रेखाओं में अंतर नहीं कर पाता। अविंदुकता और दृष्टि विषम्यता में व्यक्ति क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर रेखाओं में अंतर नहीं कर पाता है। अब आते हैं निकट दृष्टि दोष, दूरदृष्टि दोष और जरा दृष्टि दोष के बारे में। तो चलिए
चलते हैं। पहला है निकट दृष्टि दोष। निकट दृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष है, इसे कहते हैं मायोपिया। इसे मायोपिया भी कहते हैं। निकट दृष्टि दोष को कहते हैं मायोपिया। इस रोग में निकट की वस्तु तो स्पष्ट दिखाई देती है। निकट दृष्टि दोष में निकट की वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है। निकट की वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है। निकट की वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है, लेकिन दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं देती। ये होता है निकट दृष्टि दोष। निकट दृष्टि दोष में करते हैं अवतल लेंस का उपयोग करते हैं, उपचार में करते हैं अवतल लेंस का उपयोग निकट दृष्टि दोष में। अब आते हैं दूरदृष्टि दोष। दूरदृष्टि दोष को कहते हैं हाइपरमेट्रोपिया। अब है निकट दृष्टि दोष हो गया। अब है दूरदृष्टि दोष, इसे कहते हैं आप हाइपरमेट्रोपिया। इसे कहते हैं हाइपरमेट्रोपिया। दूरदृष्टि दोष, इसमें दूर की वस्तु तो स्पष्ट दिखाई देती है। इसमें दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है। इसमें दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है। इसके उपचार में करते हैं उत्तल लेंस का उपयोग। इसके उपचार में करते हैं उत्तल लेंस का उपयोग करते हैं इस दूरदृष्टि दोष के उपचार में। अब आता है एक और है, निकट दृष्टि दोष हो गए, दूरदृष्टि दोष हो गए। अब है जरा दृष्टि दोष। जरा दृष्टि दोष, जरा दृष्टि दोष का मतलब होता है, यह रोग होता है बुढ़ापे में। इसमें ना तो निकट की वस्तु और न दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है। जरा दृष्टि दोष, जरा दृष्टि दोष होता है, इसे कहते हैं प्रेस बायोपिया। इसे कहते हैं प्रेस बायोपिया। इसे कहते हैं प्रेस बायोपिया। इस रोग में ना तो निकट और न ही दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है। दूर की स्पष्ट दिखाई देती है, यानी कि दोनों में से दूर की और नज़दीक की कोई सी वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं देती। इसके उपचार में करते हैं डोफ्रोक्सी लेंस। इसके उपचार में डोफ्रोक्सी लेंस का उपयोग करते हैं। लेंस का उपयोग करते हैं, डोफ्रोक्सी लेंस का उपयोग करते हैं जरा दृष्टि दोष में। अब आगे चलते हैं कान। आँख के बारे में पूरा हो गया, आँखों के रोग हो गई। अब चलते हैं कान के बारे में। कान, कानों का अध्ययन क्या कहलाता है, कान किस प्रकार कार्य करते हैं, कानों के बारे में चलते हैं। आँख, अब आता है कान। सबसे पहले कानों के अध्ययन, कानों का अध्ययन कहलाता है ऑटोलॉजी। ऑटोलॉजी या कहलाता है सोनोलॉजी। ऑटोलॉजी या सोनोलॉजी यह कहलाता है कानों के अध्ययन का विज्ञान। ऑटोलॉजी या सोनोलॉजी कहलाता है। कान सुनने का काम करते हैं, इसलिए कानों को कार्टिका अंग कहा जाता है। कानों को कार्टिका अंग भी कहा जाता है। कानों को कार्टिका अंग भी कहा जाता है क्योंकि सुनने का काम करती है। भूकंप का पता भी कानों को लगता है सबसे पहले। भूकंप का पता भी कानों को लगता है सबसे पहले। भूकंप की तीव्रता मापने का यंत्र होता है सिस्मोग्राफ। भूकंप की तीव्रता नापते हैं सिस्मोग्राफ। सिस्मोग्राफ यंत्र से भूकंप की तीव्रता नापी जाती है। और भूकंप की तीव्रता मापने का पैमाना, भूकंप की तीव्रता नापने का पैमाना, भूकंप की तीव्रता मापने का पैमाना होता है
रिएक्टर स्केल। अगर आपसे पूछे भूकंप की तीव्रता नापने का पैमाना तो रिएक्टर स्केल है। और यंत्र के बारे में पूछे भूकंप की तीव्रता नापने का यंत्र तो यह सिस्मोग्राफ है, भूकंप की तीव्रता नापने का यंत्र। कानों के बारे में एक चीज और कि कान श्रव्य ध्वनि तरंगों को सुन पाते हैं। मानव के कान केवल श्रव्य ध्वनि संकेतों को सुन पाते हैं, श्रव्य ध्वनि को सुन पाते हैं। अब श्रव्य ध्वनि पर आते हैं कि श्रव्य ध्वनि की परास कितनी है। श्रव्य ध्वनि, अवश्रव्य ध्वनि, पराश्रव्य ध्वनि। देखिए श्रव्य ध्वनि, अब श्रव्य ध्वनि की परास कितनी है। श्रव्य ध्वनि की परास होती है 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक होती है। इस ध्वनि को व्यक्ति सुन सकता है आसानी से, इसके लिए किसी यंत्र की आवश्यकता नहीं होती, अपने कान से सुन सकता है। 20,000 हर्ट्ज से अधिक आवृत्ति की ध्वनि पराश्रव्य ध्वनि कहलाती है। 20,000 हर्ट्ज से अधिक की होती है वो जाती है पराश्रव्य ध्वनि हो जाती है 20,000 हर्ट्ज से अधिक। 20,000 हर्ट्ज से अधिक हो जाती है पराश्रव्य ध्वनि हो जाती है। चमगादड़, कुत्ती, बिल्ली आदि इस पराश्रव्य ध्वनि को सुन पाती हैं, पराश्रव्य ध्वनि को सुन पाते हैं। चमगादड़ वगैरह पराश्रव्य ध्वनि को सुन पाते हैं। कान में होती हैं 3 अर्धवृत्ताकार झिल्लियाँ होती हैं। कान में होती हैं 3 अर्धवृत्ताकार झिल्लियाँ होती हैं। कान में 3 अर्धवृत्ताकार झिल्लियाँ पाई जाती हैं जो शरीर का संतुलन बनाने का काम करती हैं। कान में 3 अर्धवृत्ताकार झिल्लियाँ पाई जाती हैं। झिल्लियाँ होती हैं जो शरीर का संतुलन बनाने का काम करती हैं। शरीर का मुख्य संतुलन अंग कान को ही कहा जाता है। तो प्रत्येक कान में 3 हड्डियाँ पाई जाती हैं, 3 अर्धवृत्ताकार झिल्लियाँ पाई जाती हैं। 3 अर्धवृत्ताकार झिल्लियाँ होती हैं जो संतुलन का काम करती हैं, जो संतुलन का कार्य करती हैं। 3 कान में 3 हड्डियाँ भी पाई जाती हैं। कान में 3 हड्डियाँ भी पाई जाती हैं। 3 हड्डियाँ पाई जाती हैं। पहली होती है इनकस, दूसरी है मैलियस और तीसरी है आपकी स्टेपीज। ये होती कान की हड्डियाँ। मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी होती है स्टेपीज। ये है स्टेपीज होती है, ये मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी है। यह मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी है स्टेपीज। यह मध्य कानों में पाई जाती है। कानों में श्रोमस ग्रंथियाँ पाई जाती हैं जिससे एंडोलम द्रव निकलता है। कानों में श्रोमिनस ग्रंथियाँ पाई जाती हैं। कानों में श्रोमिनस ग्रंथियाँ पाई जाती हैं। श्रोमिनस ग्रंथियाँ पाई जाती हैं। कानों में श्रोमस ग्रंथियाँ पाई जाती हैं। श्रोमस ग्रंथियों से निकलता है, श्रोमस ग्रंथियों से एंडोलिम्फ द्रव निकलता है। एंडोलिम्फ द्रव निकलता है श्रोमस ग्रंथियों से। अब आता है WHO के अनुसार, यानी कि कितने कानों के लिए सबसे उत्तम ध्वनि कितनी होती है। कानों के लिए सबसे उत्तम ध्वनि कितनी होती है, तो इसके बारे में जानेंगे अब हम। कानों के लिए सबसे उपयुक्त ध्वनि। तो दोस्तों कानों के लिए सबसे उत्तम ध्वनि होती है वो होती है 45 डेसिबल। ये होती है 45 डेसिबल। कानों के लिए सबसे उत्तम ध्वनि होती है, ये होती है 45 डेसिबल। WHO के अनुसार माना गया है इसको। WHO के अनुसार है। अब आते हैं WHO पर। WHO का पोस्टमार्टम करते हैं। तो WHO की फुल फॉर्म है वर्ल्ड हेल्थ
ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है WHO की फुल फॉर्म। WHO की स्थापना होती है 7 अप्रैल 1948 को WHO की स्थापना होती है। WHO की स्थापना होती है 7 अप्रैल 1948 को WHO की स्थापना होती है। 7 अप्रैल 1948, 7 अप्रैल 1948 को होती है WHO की स्थापना। WHO का मुख्यालय होता है इसका जिनेवा में। WHO का मुख्यालय है जिनेवा में। आवृत्ति का मात्रक, चलिए आगे चलते हैं। आवृत्ति का मात्रक, ध्वनि का मात्रक, ध्वनि की आवृत्ति का मात्रक कितना होता है, आवृत्ति का मात्रक कितना होता है। तो आवृत्ति का मात्रक होता है हर्ट्ज, ध्वनि का मात्रक होता है डेसिबल। आवृत्ति का मात्रक होता है और ध्वनि का मात्रक, तो आवृत्ति का मात्रक होता है Hz यानी हर्ट्ज और डेसिबल होता है ध्वनि का मात्रक। डेसिबल होता है ध्वनि का मात्रक। अब आपसे पूछा जाए कानों पर ध्वनि के प्रत्येक अक्षर का कितना प्रभाव रहता है, कितने समय तक प्रभाव रहता है, तो कानों पर ध्वनि के प्रत्येक अक्षर का कितने समय तक प्रभाव रहता है, कितने समय तक प्रभाव रहता है, तो यह 1/10 सेकंड। तो कानों पर ध्वनि के प्रत्येक अक्षर का प्रभाव होता है तो वह 1/10 सेकंड तक रहता है। तो दोस्तों टाइम हो गया है आज की इस वीडियो का, तो चलते हैं आज की इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। और आगे जो ज्ञानेंद्रियाँ रह गई हैं, आज के वीडियो में आपको आँख और कान के बारे में बता दिया है। अगली वीडियो में आपको त्वचा के बारे में बताएंगी, त्वचा के बारे में पढ़ाएंगे, और त्वचा और जीव के बारे में आपको बताएंगे आने वाली वीडियो में। तो दोस्तों इसी वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।